पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! ग्यारह 12 को ही हो गया, ऐसा फट गया सर। आज ये देखे 15 दिन से ये मेरा पूरा ये गेट मेरा नहीं खुल रहा है। घर हम अपने आंख सामने टूटते हुए देख रहे हैं। खतरे की जद में पूरे का पूरा जोशीमठ आ गया। सबसे पहले इन लोगों को विस्थापित करें। जोशीमठ का फ्यूचर तो बिल्कुल खत्म है। नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा और आप देख रहे हैं हम लोगों में उत्तराखंड के उच्च हिमालय में स्थित जोशीमठ के वो हजारों लोग भी शामिल हैं जो इन दिनों इस भीषण सर्दी में अपने घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। उनकी आंखों में नींद नहीं है। इन लोगों के पैरों तले जमीन दरक रही है, सिर पर उनकी छत गिरने को बेताब है। उनके घरों में दरारें हैं, गलियों में दरारें हैं, उनके खेतों में दरारें हैं, सड़कों में दरारें आ गई हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये दरारें बाद में आई। पहले दरार जनता और उसकी सरकार के बीच संवाद में आई। ये लोग महीनों से शासन प्रशासन को आगाह कर रहे थे कि बड़ा संकट आ रहा है। उनके घरों में छोटी छोटी दरारें हर दिन बड़ी हो रही हैं। लेकिन जनता की इस बात को उसी शहर में बैठे अधिकारियों के कानों तक पहुंचने में महीनों लग गए, जबकि सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया उनकी बात सुन रही थी। यह दरार जनता और उसके नेताओं के बीच पहले ही आ चुकी थी। ये नेता पिछले ही साल मार्च में उन घरों में वोट मांगने पहुंचे थे जहां दरारें आ रही थी। तब उन्होंने सब देखा, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल गए। यह दरार वैज्ञानिकों के निष्पक्ष शोधों और संबंधित महकमों के बड़े अधिकारियों के संवाद में भी दिखी। वैज्ञानिक कई सालों से चेतावनी दे रहे थे कि जोशीमठ की जमीन दरक रही है, धंस रही है, लेकिन सरकारी प्रतिष्ठानों को इसकी जैसे कभी खास परवाह दिखी ही नहीं। अंत में जब नुकसान बड़ा हो गया, 600 से ज्यादा घर दरारों के कारण रहने लायक नहीं रह गए, तो कुछ सुगबुगाहट हुई। जोशीमठ के बाकी हजारों घरों के बाशिंदे भी डरे हुए हैं कि उनके घरों का आगे क्या होगा। यह जानना जरूरी है कि जोशीमठ देश के लिए सामरिक महत्व का शहर है। चीन की सीमा को जाने वाली सड़क यहां से होकर जाती है। यह सड़क जिन नीति और माणा घाटियों की ओर जाती है, वहां के सैकड़ों गांवों का जोशीमठ पहला कस्बा है। वहां के लोग नौकरी करने, कारोबार करने, बच्चों को पढ़ाने, इलाज कराने इसी शहर में आते हैं। यही शहर उनका पहला बड़ा बाजार है। वहां के कई लोगों का सपना होता है कि वो जोशीमठ में घर बनाए। कई लोगों ने जिंदगी भर की पूंजी लगाकर घर बनाए भी, लेकिन अब वो घर ढहने की कगार पर है। आखिर ये सब क्यों हो गया और अब आगे का रास्ता क्या हो? मैनेजमेंट का समय गया, यानी ऐसे हालात न होने देने का समय अब नहीं रहा। अब मिटिगेशन ही हो सकता है, यानी लोगों की समस्याओं का एक स्थायी हल जो उनकी चिंताओं को दूर कर सके। इस सब पर हम करेंगे खास बात अपने खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले सुनते हैं वहां के कुछ लोगों की दर्द भरी कहानी जो उन्होंने हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे को बताई। मैं जोशीमठी में रहती हूँ और इतना घर हम अपने आंख सामने टूटते हुए देख रहे हैं और हम खुद जानते हैं कि हम इस हालत में अभी क्या हैं। आप देखिए, पूरा घर हर तरीके से बिखर रहा है और हम हर जगह ऐसी देख रहे हैं। हर कोई आ रहा है, देख रहा है और चले जा रहे हैं। भले उन्होंने किया है हमारी व्यवस्था पानी, हमें ऐसी हालतों में देखा है तो स्कूल में शिफ्ट तो किया है, पर लेकिन हमारी मांग यही रहेगी कि जल्द से जल्द हमें अपनी छत दें और हम वहाँ सुरक्षित रह सकें। हमें यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पूरा परिवार बिखर गया है यहाँ पे। आपने मुझे एक और चीज बोली, और ना ही सिर्फ जो इंसान है उसको तकलीफ हो रही है, पर चाहे वो आप लोगों ने जो गाय थी, चाहे कुत्ते हो। अब सुनो, हमारे शिफ्ट तो किया जा रहा है, मानती हूँ। हमें तो बोल रहे भाई वहाँ जाओ यहाँ जाओ। हमारे पास गाय है, ये कुत्ते हैं, इनकी शिफ्ट कहाँ होगी ऐसी? इनके लिए कहाँ है? पूरी जमीन उधड़ गई है, पूरा इतनी बड़ी दरारें आ गई हैं। आप लोग कैसे रह रहे हैं इस घर में अभी भी? अब रह रहे बेटे मजबूरी में, क्या करना, छोड़ के जाए कहाँ? नहीं, अभी सरकार ने भी कुछ तो वो नहीं करा। जब भेज भी रहे कहीं दूर दूर, तो कहाँ घर छोड़ के, कहाँ पानी, कहाँ ना, वही नहीं आ रहा। आप यहाँ अकेले रहते हैं? 2 रहते हम, बुढ़े बुढ़े, बच्चे नहीं थे। सरकार से कुछ उम्मीद है? अब सरकार आप देखो तो क्या उम्मीद है।
अब देगी सरकार 2-4 वो पैसे दे, उनसे क्या, अपनी पूंजी तो गई, अपना महान सम्मान मतलब सारा अपना जलम हुई नहीं। अब जो करे, अब मिलने वाले आ रहे, भाई बहन आ रहे, पड़ोसी आ रहे, सारे आ रहे, रहना पड़ता ना घर ही पे, इधर उधर कहाँ जाए। आपको डर नहीं लग रहा है इतना, किसी दिन घर पूरा टूट गया? हाँ ना बेटा, रात को मैं 3-4 बजे तक खुली रहती। 4 कितने तारीख से? 9-10 तारीख से। 9-10 तारीख से आप खुले में सड़क में रह रहे हैं? इसमें वो गली में रह रहे हैं आप? बाहर में एक कमरा है ना, निकाला को वहाँ पे। हाँ, इतनी ठंड में आप लोग कैसे रह रहे हैं? 2-3 बार चाय बना लेती। हाँ, बस मुझे नींद ही नहीं आती ना। मैं देख सकती हूँ जहाँ पे हम लोग ज़मीन पे खड़े भी हैं, यहाँ पे भी इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, इतने बड़े क्रैक्स हैं। आपके होटल में आपने पूरा सामान भी बाहर निकाल दिया। आपका कितना नुकसान हो गया? मेरा कम से कम 7 करोड़ का नुकसान हो गया है। 7 करोड़? जी। और अब आप क्या करेंगे? इतना आपने अपना पूरा सेविंग्स खर्च करके ये होटल बनाया? मैम, जिंदगी भर की यही कमाई है। अब मेरा तो कहीं कोई जगह भी नहीं है, कहीं मेरा ठिकाना नहीं है। यही था और ये तो सारा बर्बाद हो गया। मैम, जोशीमठ का फ्यूचर तो बिल्कुल ख़त्म है। अब तो ये तो किसी ज़माने में ये सांस्कृतिक नगर था, ये धार्मिक नगर था। सरकार को बिल्कुल पता था। कई बार प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, ये SDM साहब महोदय के माध्यम से, फिर मुख्यमंत्री जी को बार बार आग्रह किया गया, ज्ञापन दिया गया, लेकिन उन्होंने सुध नहीं ली। फॉर्मेलिटी करते रहे, आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा। लेकिन विगत जब 2 तारीख 2 बजे हम सब लोग रोड पे आ गए और आग के सारे रात भर काटते रहे। ऐसा लग रहा था कि अंदर जाएं तो मर जाएंगे, कहाँ जाएं। रात को ठंडा था, एक कंबल हमारे पास था। तब सारे आप मीडिया वालों के मतलब आशीर्वाद से, कृपा से वो सारा वीडियो वायरल हुआ, तब जाके सरकार चेती। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कई खास मेहमान। हमारे साथ हैं अतुल सती, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और कई महीने से जोशीमठ के लोगों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश में थे। जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के भी वो संयोजक हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर नरेश पंत, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सीनियर जियोलॉजिस्ट रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं। हमारे साथ हैं शुभ्रा शर्मा, जो जियोलॉजिस्ट हैं और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में हैं और इस पूरे संकट से जुड़ी जो कई शोध हैं उन पर उन्होंने काम किया है अपने साथियों के साथ। और हमारे साथ डॉक्टर SP सती भी हैं, जियोलॉजिस्ट, जो हमारे साथ जुड़ेंगे। आपने भी कई रिसर्च पेपर लिखे जो पहले से आगाह कर रहे थे कि जोशीमठ एक संकट का सामना करने जा रहा है। आप सबसे करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले अतुल सती, आपने ये आवाज उठाई, जनता तक पहुंचाई और लगातार ये कहते रहे कि जोशीमठ के नीचे से जमीन दरक रही है, जोशीमठ के लोगों के घरों की छत गिर सकती है क्योंकि घरों में दरारें आ गई हैं। आपकी आवाज सुनी नहीं गई, लेकिन जब स्थिति काबू से बाहर हो गई तो सरकार, तो प्रशासन जागा है। तो अब आप आगे क्या चाहते हैं? जो पूरी संकट है ये सब लोग समझ चुके हैं, आगे आपको क्या चाहिए सरकार से? आप क्या मांग करते हैं? धन्यवाद। हम लोग पिछले 14 महीने से लगातार इस सवाल को उठाते रहे। नवंबर 2021 में ये दरारें आना शुरू हुई, तब केवल जो है 14 घरों में दरारें थी और 16 नवंबर 2021 को हम लोगों ने पहला प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। उस दिन यहाँ की जो जिलाधिकारी थी, जिनके माध्यम से हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने मुझे कहा कि सती जी आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे आवास पर दरार आ गई। और तब से लेकर के लगातार हम इस सवाल को उठाते रहे और जब हमारी सुनी नहीं गई तो हमने फिर स्वतंत्र वैज्ञानिकों की एक कमेटी बनाई, जिसमें जो आपके पैनल में है शुभ्रा शर्मा जी, डॉक्टर SP सती जी, डॉक्टर नवीन जुयाल जी, उन्होंने सर्वे करके हमको रिपोर्ट दी जो हमने सरकार को दी। उसके बाद हम जाकर के आपदा प्रबंधन सचिव से मिले, तब जाकर के अगस्त के महीने में यहाँ सर्वेक्षण हुआ, सरकार के द्वारा किया गया और वो सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी सितंबर के माह में सरकार को मिल गई। उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिसंबर 24 को हमने बड़ा विशाल प्रदर्शन यहाँ किया। 25,000 की जोशीमठ की आबादी है, 2,500 लोग सड़क पर उतर गए। 1 जनवरी को हम मुख्यमंत्री से जाकर के मिले, मुख्यमंत्री ने तब जाकर के भी नहीं सुना हमारी बात को और फिर लोगों को मशाल जुलूस निकालना पड़ा, चक्का जाम करना पड़ा, तब जाकर के सरकार अब जाकर के चेती है। जब सारा जोशीमठ उजड़ने के कगार पर है, खत्म होने के कगार पर, यह ऐतिहासिक नगर, ये सांस्कृतिक नगर, ये जो है सीमा का अंतिम नगर,
और हमारी मांग है जो कि हमने कल मुख्यमंत्री यहाँ आए थे उनके सामने भी इस बात को रखा। हम कह रहे हैं कि जोशीमठ के जो निवासी हैं इनका तत्काल इनके जो है पुनर्वास की, इनके विस्थापन की व्यवस्था की जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों का आपको लार्ज नंबर पे इवैक्यूएशन करना है। कम से कम 15 से 20 हजार लोगों को आपको यहां से निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप एक हाई पावर कमेटी बनाइए, उसमें जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के लोगों को रखिए। आप जनता को साथ में लेकर के ही इस जटिल प्रक्रिया को, इस कठिन कार्य को कर सकते हैं। प्रशासनिक मशीनरी के भरोसे आप जनता को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। लगातार ये कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमसे सिर्फ इतना कहा कि मैं देहरादून जाकर के निर्णय लूंगा, और देहरादून जाकर के जो अब निर्णय हुआ है वो बहुत कम है, बहुत देर में, टू लिटिल टू लेट। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो शहर है खत्म हो रहा है, और अगर सरकार अभी भी उसी मोड में रहती है जिस मोड में वो कर रही है, वो जो है राजनीतिक दुर्भावना की भावना से अगर फिर से काम करती है, तो हम इस नगर के बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी जनधन हानि को आमंत्रण दे रहे हैं। ये हम कहना चाहते हैं। जी अतुल जी, एक और बात कि आपने पूरा जोशीमठ चप्पा चप्पा जानते हैं आप उसका, क्या जोशीमठ में ऐसी जमीन है कहीं जो दरक ना रही हो, जहां लोगों को बसाया जा सकता हो, या पूरी जमीन ऐसी है जो अब एक तरह से खिसकने लगी है? क्या कुछ भी सुरक्षित जमीन बाकी है जोशीमठ के ढलान पर? कल जब हम मुख्यमंत्री से मिले उस समय वहां गढ़वाल के आयुक्त, गढ़वाल कमिश्नर बैठे हुए थे। उन्होंने वहां कैटेगोरिकली आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री जी के सामने कहा कि 40% जो शहर है वो खत्म हो जाएगा, ये उनका अनुमान है। हम ये मान के चल रहे हैं, अगर वो 40% कह रहे हैं तो सरकारी जो अनुमान है अगर हम उसको कम मान के भी देखें तब भी जो है बहुत बड़ी बात। और अगर 40% खत्म हो रहा है तो आप समझिए कि बहुत बड़ी आपदा की तैयारी हो रही है। जैसा हमको भूवैज्ञानिक बता रहे हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, डॉक्टर रवि चोपड़ा ने जिस तरह से हमसे कहा है कि आप लोग प्रार्थना कीजिए कि आपके यहाँ बारिश ना हो, अन्यथा बहुत बड़ी जनधन हानि हो सकती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वहां जोशीमठ में जो सुरक्षित जगह हैं उनकी लिस्ट हमने सरकार को दी हुई है। हमने उनको 4 जगहें चिन्हित करके बताई हैं और कहा है कि इनका भू सर्वेक्षण किया जाए और ये पता लगाया जाए कि क्या ये जगहें सुरक्षित हैं, 50-100 साल तक क्या इनमें कोई आपदा की संभावना है या नहीं है। उसके बाद तत्काल लोगों के समयबद्ध रिहैबिलिटेशन का प्लान बनाया जाए। जी, और ये वास्तव में बड़ी चिंता की बात है। अब जनवरी का समय है, सर्दियों में जो बारिश होती है या ऊपर बर्फ गिरती है उसका समय नज़दीक है। इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होता है और इस समय जो बारिश होती है वो पहाड़ी इलाकों में कई बार 2-3 दिन 4 दिन भी रहती है। और अगर ये बारिश इस समय होती है जिसका समय अब आ ही चुका है, तो जोशीमठ में जो हानि है वो और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बारिश का पानी फिर उन दरारों में घुसेगा और उसके बाद वो दरारें और चौड़ी होंगी और कुछ और घर गिरने का जो डर है वो एक तरह से असलियत में सामने आने लगेगा। तो ये बड़ी चिंता की बात है। और दूसरी बड़ी बात कि ये पूरा भूकंप प्रभावित इलाका है। भूकंप के हिसाब से संवेदनशील, सबसे संवेदनशील जोन 5 में आता है और यहां कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। छोटे मोटे भूकंप हर दिन वहां की जमीन के नीचे आते रहते हैं। कई बड़े फॉल्ट उस जमीन के नीचे से गुजरते हैं, जिनमें मेन सेंट्रल थ्रस्ट एक बड़ा फॉल्ट है। हमारे साथ जियोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभ्रा शर्मा भी हैं। शुभ्रा, आपने इस जोशीमठ के संकट से पहले जोशीमठ के पूरे इलाके को स्टडी किया अपने साथियों के साथ और इस इलाके पर एक शोध रिपोर्ट बनाई। उसके परिणाम क्या थे मुख्य तौर पर, वैज्ञानिक भाषा में या वैज्ञानिक की जो आपका प्रयोग या जो आपके शोध के परिणाम है आम भाषा में हमको समझाएं। जी धन्यवाद सुनील जी। जो ये हमने शोध किया था, ये जैसे कि अतुल सती जी बता रहे थे, मैं एक्चुअली पर से हिमालयन ग्लेशियर्स पे मैं काम करती हूँ और इस इलाके से बहुत बार गुजरती भी हूँ और साथ ही साथ में जो हिमालय में बाढ़ आती है उस पर काम करती हूँ। तो कुछ तो एक तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जैसे कि हिमालय की बहुत सारी जगहों की है, और जोशीमठ जिस इलाके में बसा हुआ है वहां पर बहुत सारे रीजनल स्केल के फ्रैक्चर्स हैं। जैसा आप जानते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट है और आप माइक्रोसिस्मिसिटी, अर्थक्वेक्स की आप बात कर ही रहे हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो वही है। चट्टानें यहाँ की बहुत कमजोर हैं। उसके अलावा जो जोशीमठ टाउन अपने आप है वो खुद ही एक ओल्ड लैंडस्लाइड डिपॉजिट पे बैठा हुआ है, जो
जियोलॉजिकल पास्ट में कभी हुई थी। उसका पहला जो हमारे को जो इसका जिक्र होता है वो हेमोर्गेंसन ने 1939 में आइडेंटिफाई कर लिया था, ओल्ड डिपॉजिट है। समय के साथ वो स्टेबलाइज हो गया, उसके ऊपर रिहायशी मकान बने, 7th सेंचुरी एडी से टाउन बसा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, पेस ऑफ अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा इसमें बढ़ गई है, जैसे आप फोटोज में भी देख रहे हैं किस तरीके के स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। तीसरा मेजर फैक्टर है कि ये सदर्न माउंटेन फ्रंट है, जैसे बारिश होने की बात हो रही है तो ये इलाका मॉनसून के खास करके जो बौछार है उसका एक फोकस्ड इरोजन वाला ये इलाका है। तो बहुत ज्यादा जो अर्थ सरफेस प्रोसेसेस हैं, इरोजिव प्रोसेसेस हैं, वो सक्रिय रहती हैं। और इस इलाके को जो वनरेबल बनाता है वो है इसके ऊपर जो औली का इलाका है वो स्नो लाइन वाला इलाका है। तो जब भी आपकी बर्फ पड़ेगी वहां पे तो वो पानी रिसेगा नीचे। इस भुरभुरी ऑलरेडी ये जमीन है, लैंडस्लाइड डिपॉजिट है। पैराग्लेशियल जोन्स की हम जो बात करते हैं, मलबा है ऊपर बहुत सारा, तो एक वनरेबिलिटी वो बढ़ाता है। और फिर दूसरा फैक्टर है कि इसमें बहुत सारी टो कटिंग होती है नीचे नदी के द्वारा, जो मिश्रा कमेटी 1976 में बनी थी, उसमें इन सारे ही पैरामीटर्स का जिक्र है। तो हमने एज कोई नई रिसर्च इसमें नहीं करी थी, उसको हमने री एम्फेसाइज किया था उन बातों को। और खासकर जो ये ऋषिगंगा में बाढ़ भी आई थी 2021 में, उसने भी एडिशनली, क्योंकि आप बहुत सारा मलबा लेके ये छोटी जो बाढ़ आई थी उससे बहुत ज्यादा इरोजन में एनहांसमेंट भी हुई। तो ये सारे कारण हैं जो इसको टाउन को वनरेबल बनाते हैं। और इसमें जैसे कि अतुल सती जी बोल ही रहे थे कि हमको जो अब करना है उसमें जोन्स हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन से वो जोन्स हैं इस ओल्ड लैंडस्लाइड्स में जो बहुत तेजी से सबसाइड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, उनको तो इमीडिएटली इवैक्यूएट करना है। और कोई ऐसे इलाके हैं जिसमें रेट ऑफ क्रीप जो है, जो धीरे धीरे जमीन जो खिसकती है वो कम खिसक रही है, उन इलाकों को, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। लेकिन हमें इन स्लोप्स को जो है वो रीइंफोर्स तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए हमें चाहे इंजीनियर्स की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पूरे इलाके को, जो एक छोटी मोटी जमीन नहीं है, एक पूरा पहाड़ी ढलान है जो दरक रही है, उसको रीइंफोर्स किया जा सकता है अब जब इतना कटान हो चुका है पहले ही, चाहे वो सड़कों के लिए हुआ हो, चाहे वो बड़े निर्माण के लिए हुआ हो, या वहां पर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हुआ, काफी ज्यादा पेड़ कट गए। किसी जमाने में उन ढलानों पर पेड़ रहा करते थे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये अब मानवीय तौर पर संभव है? हमारे साथ डॉक्टर एसपी सती भी हैं। डॉक्टर सती, क्या आपको लगता है कि अब इस जमीन को दरकने से बचाया जा सकता है? इस तरह की कोई जरा भी संभावना लगती है आपको? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लेकिन सच बात तो यह है कि अभी कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये जमीन का दरकना कहां तक रोका जा सकता है, रोक भी सकता है कि नहीं। अभी तो नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी ये होनी चाहिए कि लोगों को यहां से अन्यत्र शिफ्ट किया जाए ताकि उनकी जान माल का जान बच सके। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। बाद में विज्ञान लाके, विज्ञान पहले कहां तक रुकता है ये अभी इसको कोई भी तय नहीं कर पा रहा, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्लोप जो है ये नदी में जाने को आतुर है। और ऐसी स्थिति में ये कहना कि कहीं पर रुक जाएगा या रोका जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसी स्थिति है कि कोई बोल सके कि रोक सकता। अभी नहीं रुक सकता ये। जी, अब देखना ये पड़ेगा कि ये वाला फेज जब चले जाए तो तब उसके बाद सर्वे करके कितना रोका जा सकता है, जियो टेक्निकल मेजर्स लिए जा सकते हैं, ये दूसरी बात है। अभी लोगों को बचाना प्राथमिकता है और इसका अध्ययन करके अन्य जगह जो इसी तरह के टाइम बॉम्ब में खड़े हैं उनके लिए कोई अगर इस तरह का कोई रोड मैप तैयार हो सके उन क्षेत्रों को बचाने के लिए, इस तरह के कई शहर अभी इस जद में हैं। तो मैं सोचता हूं कि वो सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। सबसे पहले अभी लोगों को बचाना, उसके बाद इसका बृहद अध्ययन करके और इसमें क्या क्या हुआ जो और जगह ना हो उसके लिए कार्य रूप बनाना पड़ेगा, रूपरेखा बनानी पड़ेगी। जी, और कौन कौन से इलाके हैं इस पर भी हम करेंगे बात जहां इस तरह का संकट भविष्य में आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा निर्माण वहां हो चुका है। मेरे साथ प्रोफेसर नरेश पंत भी हैं जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सीनियर जियोलॉजिस्ट रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए। प्रोफेसर नरेश, आपने इस पूरे इलाके का सर्वे किया होगा, क्या लगता है आपको सरकार को क्या पहले से इस सबकी जानकारी नहीं दी गई थी वैज्ञानिकों द्वारा? हालांकि 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट खुद कहती है उस समय कई भूवैज्ञानिकों के नाम उस रिपोर्ट में है जिनसे उस समय सलाह मशविरा किया गया होगा, उनके शोध जो हैं वो रेफर किए गए होंगे। तो क्यों नहीं सरकार ने समय पर कदम उठाए? क्या सरकार और वैज्ञानिकों के बीच किसी तरह की संवादहीनता रहती है? सुशील जी धन्यवाद।
आपकी बात इस बात का जवाब देने से पहले मैं दो चीज कहना चाहूंगा कि जो अतुल सती जी ने कहा मानवीय पहलू वो बिल्कुल एक्नॉलेज किया जाता है और उसका कोई उसके बारे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और सती जी ने दूसरी बात कही कि पहला काम इस वक्त जो उसको अटेंड करने का है वो है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। देखिए ये शहर पुराना है, 7वीं एडी की बात होती है, बहुत पुराना है, हिस्टोरिक है। जो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट की केवल एक बात का मैं जिक्र करूंगा, केवल एक बात का, कि उन्होंने कहा था कि जो समस्या का समाधान इसमें है कि जो स्टेबल जगह हैं उनकी जांच की जाए और वहां पर शहर बसाया जाए। वास्तव में वो भी पूरा वैज्ञानिक नहीं था, क्योंकि अगर पूरा शहर एक लैंडस्लाइड पे है तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ, जैसे आज मान लीजिए अभी हम कुछ एरिया ढूंढ लें जहां पे कम जमीन धसक रही है और वहां पर ये सारा शिफ्ट कर दें, वो सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 10, 15, 20 साल बाद उसमें फिर वही प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए क्या तरीका होता है, हम देखते हैं जमीन वो कंस्ट्रक्शन के लिए जिसमें नीचे सीधे रॉक हो, और अगर वो लैंडस्लाइड है तो उसमें वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो सर्वे इस चीज का होना चाहिए, या सर्वे में ये चीज मायने रखती है कि कहां पर रॉक हैं, कौन से स्टेबल जगह हैं ट्रूली इस लैंडस्लाइड के, या ये तो देखिए फायर फाइटिंग हो रही है अभी राइट नाउ, और वो फायर फाइटिंग ऐसी है कि हड्डी टूटी हुई है, उसमें बैंडेड लगे, तो उससे समस्या का हल किसी तरह से भी नहीं होगा। इस तरह की समस्याएं, इस तरह के रिहाइशें और भी लैंडस्लाइड्स पे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जब इतना पुराना शहर था और जब इस पे सब कुछ समय से चला आ रहा था, तो अभी क्यों बढ़ा? तो उसके भी कुछ कारण हैं जो कि देखिए डायरेक्टली हम किसी बड़ी परियोजना उससे भी मैं रिलेट नहीं करता। डायरेक्टली हम इस चीज से रिलेट करते हैं क्योंकि ये एक लैंडस्लाइड इटसेल्फ है जिसपे वो जमा हुआ। अब वो कंपोजिट है या नहीं है वो एक अलग बात है, यानी कि वो एक ही बार की लैंडस्लाइड है या कई बार की होके स्टेबल हुई है, वो अभी हम नहीं कह सकते। मान लीजिए उसके लिए भी उसको अच्छी तरह से मैप करके और जानना जरूरी है, समय लगेगा थोड़ा जिसके लिए। तो मान लीजिए एक लैंडस्लाइड है और वो काफी समय से स्टेबल थी, तो अनस्टेबल क्यों हुई? उसमें मेरा विचार ये है, और जो मुझे लगता है और थोड़ा दूर से लगता है, मतलब मैं एक एक्सपर्ट की तरह से नहीं कह रहा हूं, एक थ्योरी की तरह से कह रहा हूं कि लैंडस्लाइड में भी पानी की बॉडीज होती हैं, एक्वीफर्स होते हैं। वो एक्वीफर में एक प्रेशर होता है जो उस लैंडस्लाइड को स्टेबल, उस जमीन को स्टेबल रखता है। अगर वो कट जाता है तो पानी बाहर आ जाता है, वो पानी बाहर आता है तो वो थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए चीजें धीरे धीरे करके धंसना शुरू होती है। ये टो पे कटाव के कारण भी हो सकता है, मतलब वो भी कारण हो सकता है, बट मुझे लगता है कि ये जिस तरह की और जिस लोकलाइज्ड तरीके से ये हो रही है, शायद ये लोकल एक्वीफर्स के ड्रेन के कारण हो रही है। और इसका जो सोल्यूशन, अगर मैं सोचता हूं अगर ये ऐसा ही है, अगर टो कटिंग मेन रीजन नहीं है, तो इसका सोल्यूशन ये होगा कि वो जो ड्रेन हो रही है, वो जो कारण है, उसमें हम इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लगा सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो ये समस्या ये है कि जो मेन आप देखिए जी, मैं आपसे ये बात आगे जारी रखूंगा। एक ब्रेक का वक्त हो रहा, हम लौटते हैं इसी खास मुद्दे पर और बात करेंगे और कहां ये संकट आ सकता है आने वाले दिनों में, और क्या हमारे भवन निर्माण की शैली भी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी पहाड़ के हिसाब से होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ईंट कंक्रीट के जो मकान दरक रहे हैं, इनके अंदर वो लोच नहीं है, वो इलास्टिसिटी नहीं है जो पारंपरिक मकानों में होती थी। तो इस पर भी करेंगे बात एक ब्रेक के बाद।
हम लोग में हम बात कर रहे हैं जोशीमठ में दरारों से आई दहशत की। लेकिन ये दहशत सिर्फ जोशीमठ तक सीमित नहीं है। पहाड़ के कई शहर, कई कस्बे ऐसे हैं जहां आने वाले दिनों में इस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। और ये सिर्फ उत्तराखंड नहीं, बाकी राज्यों की बात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्यों की बात भी है। शहरों को, पहाड़ी ढलानों को इस तरह से बसा दिया गया है, अंधाधुंध निर्माण कर दिया गया है कि वो ढलान अब उस कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा बोझ ढो रही हैं जितना वो ढो सकती थी। और ये समस्या आने वाले दिनों में और कई जगहों पर हो सकती है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, डॉक्टर एसपी सती और प्रोफेसर पंत। डॉक्टर सती, एक मैं आपका रिसर्च पेपर देख रहा था, आपका और डॉक्टर विनीत गहलोत और कई और रिसर्चर्स का, जिसमें आप लोगों ने कुछ और जगहों पर उत्तराखंड में जाकर के ये जांचने की कोशिश की कि क्या वहां लैंडस्लाइड, जिस पर कि वो कस्बे बसे हुए हैं या वो गांव बसे हुए हैं, क्या वो लैंडस्लाइड मूव कर रही है, क्या वहां दरारें आ रही हैं? तो उस बारे में कुछ बताएंगे और कौन कौन सी जगह और हो सकती हैं जहां भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन संक्षेप में। सुशील जी, हमने जो ये रिसर्च पेपर का आप जिक्र कर रहे हैं वो भटवाड़ी कस्बे में इस तरह की स्थिति आई है, जो गंगोत्री मार्ग पे एक कस्बा है, वहां भी पूरा भटवाड़ी नीचे भागीरथी में समा रहा है। उसमें हमने देखा कि कितना उसकी क्रीपिंग वेलोसिटी हमने निकाली कि कितना हर साल कितना नीचे खिसक रहा है। ये आया जीपीएस स्टडीज से आया। इसी तरह के जो सिमिलर सिचुएशन में, जितने संक्षेप में बताऊंगे, जितने टाउन्स अगर उत्तराखंड की बात करें तो हमारे पास गुप्तकाशी है, ऊखीमठ है, मुनस्यारी है, हमारे पास नैनीताल है, हमारे पास पौड़ी है, कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, इस तरह के कई हमारे पास धारचूला है। और यही नहीं, अगर हम और अन्यत्र जाएं तो मुझे तो डर लगता है शिमला को देख के भी और धर्मशाला को देख के। इस तरह के बहुत सारे टाउनशिप हैं और ड्रेनेज का कहीं एफिशिएंट, अब जैसे अव्वल शिमला और नैनीताल में तो अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने बना रखा, ड्रेनेज का बहुत पुख्ता इंतजाम उन्होंने किया था। लेकिन हमने ये किया है कि पिछले कई सालों से हमने उन ड्रेनेज के भी गले घोंट दिए हैं। किसी भी शहर में, पहाड़ के किसी भी जो टाउनशिप हैं, कहीं भी प्रॉपर ड्रेनेज का कुछ नहीं है। ड्रेनेज सबसे, जैसे पंत साहब ने बोल रहे थे कि पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ग्राउंड जो घरों का पानी ही अंदर जाएगा और वो भी कहीं पंचर होके कहीं बाहर आ रहा है तो वो भी एक तरह से स्लिप सर्फेसेस डेवलप करता है। मुझे यहाँ पर मुझे मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि अल्मोड़ा के ड्रेनेज की स्थिति को देख के वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एसडीआरएफ के फंड से वहां करीब 26 करोड़ का उन्होंने ड्रेनेज मैनेजमेंट का प्लान बनाया है। तो मुझे लगता है कि जब एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक पहाड़ी कस्बे के लिए सोच सकता है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि पहाड़ के इन संवेदनशील ढालों पर बसे इन कस्बों को बचाने के लिए बहुत कारगर हो सकती हैं। इस तरह का किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जोशीमठ का सबसे बड़ा सबक ये है कि आगे से जो अन्य इसी तरह की परिस्थितियों में जो हमारे शहर हैं, जो कस्बे हैं, उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से सबक लेकर किया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री जी ने हाई लेवल मीटिंग करी और इसमें इंस्ट्रक्शन दिए। मुझे लगता है बड़े व्यापक पैमाने पर कुछ स्ट्रेटजी तैयार होगी। जी, ड्रेनेज का जो सिस्टम है बहुत अहम पहलू है, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में अगर आप नैनीताल को देखेंगे, नैनीताल का एक बड़ा इलाका भी लैंडस्लाइड पर बसा हुआ है। ख़ासतौर पर जब आप तल्लीताल से मल्लीताल की तरफ जाते हैं तो दाईं साइड जो है बड़ा इलाका एक लैंडस्लाइड पर है, जो 19वीं शताब्दी में वहाँ पर आई थी और उसके बावजूद वहाँ मकान बना दिए गए। लेकिन आप ज़रा थोड़ा पीछे जाकर के नैनीताल के अंदर ढंग से झांकेंगे तो आपको पता लगेगा कि अंग्रेजों के दौर में एक बहुत शानदार ड्रेनेज सिस्टम बना था। लेकिन हमारे समय में जितने भी शहर बस रहे हैं, कस्बे बस रहे हैं पहाड़ी ढलानों पे, कहीं कोई ड्रेनेज नहीं है। नालियों का पानी कहाँ जाता है, जमीन में कहाँ समाता है, फिर वो किस रास्ते नदी में चला जाता है, किसी को पता नहीं होता। और कई बार वैसा ही गंदा पानी सबकी आंखों के सामने नीचे नदी में समा रहा होता है और मिट्टी को काट रहा होता है। शुभ्रा, आपने भी जोशीमठ का दौरा किया और आप तमाम पहाड़ी इलाकों में रिसर्च के लिए अपने जाती हैं। ड्रेनेज का आपको कहीं कोई व्यवस्थित इंतजाम दिखा किसी जगह पर? नहीं सुशील जी, अनफॉर्चुनेटली नहीं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हम जो भी मकान बना रहे हैं, हम अर्बन फ्लडिंग की बात कर रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, बैंगलोर का भी हमने एग्जांपल देखा था। अनफॉर्चुनेटली हमें पहाड़ों में फ्लडिंग उस ढंग से तो नहीं होगी क्योंकि स्लोप है, लेकिन हमारा जो ड्रेनेज की तरफ एक जो सोच है वो सेम ही है। मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है वहां पे। और जो नेचुरल आपकी ड्रेनेज भी है, जोशीमठ की अगर हम बात कर रहे हैं, जो नीचे वाला इलाका है
सिंगधार वाला एरिया है जोशीमठ के टाउन का, वहां पे आप देखेंगे एक नेचुरल नाला है, उसको ट्रेडिशनली ऑक्यूपाई नहीं किया गया था जब ट्रेडिशनली ये गांव बसा था, लेकिन आउट ऑफ कंपल्शन आप कह लीजिए, जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई या नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को जरूरत महसूस हुई, उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब वो जो एक नेचुरल निकासी थी पानी की, वो तो आपने रोक दी, अब पानी जाएगा कहाँ, वो तो अपना रास्ता खोजेगा, और वो फिर बेतरतीबी से, जैसे अभी हम देख रहे हैं, एक सडनली एक पंक्चर हो गया है कहीं पे, और लैंड स्लाइड की जो स्टेबिलिटी है वो और डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा कुछ उदाहरण मिला नहीं है अभी, एक्सेप्ट फॉर शिमला जो आप पुराने एग्जांपल दे रहे हैं, नैनीताल। जी, और ये चिंता की बात है क्योंकि जब भी कोई नगर परियोजना होती है, कोई भी नगर बसता है या बसने के प्रोसेस में होता है, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि उसकी नालियां कहाँ से गुजरेंगी, सड़कें कहाँ से गुजरेंगी, कितना उस पर जन दबाव होगा, कितना निर्माण का दबाव होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे कई पहाड़ी कस्बों के साथ ये स्थिति अब नहीं है, क्योंकि वहाँ अब बसावट अंधाधुंध हो गई है और सरकारों का भी ध्यान इस ओर नहीं है कि कोई मास्टर प्लान बनाया जाए, जबकि सबको पता है कि उन सब जगहों की एक क्षमता है बोझ को ढोने की या बोझ को सहने की। अपन जी, एक और सवाल मैं आपसे करूंगा। आप भी कई पर्वतीय शहरों में गए हैं और हमने ये भी देखा है कि भूकंप के लिहाज से सभी इलाके काफ़ी संवेदनशील हैं। भवन का जो निर्माण है, जोशीमठ में भी हम देख रहे हैं, तमाम वो जगह जो ईंट कंक्रीट की बनी है, वो लंबी दरारें उनमें आ गई हैं, वो एक तरह से गिरने के कगार पर हैं क्योंकि वो बहुत ही रिजिड होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भवन निर्माण की जो पारंपरिक तकनीक है, हम उसे भूल गए, जिसमें लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल होता था और जो बिल्डिंग होती थी उसमें इतनी इलास्टिसिटी होती थी कि भूकंप के हल्के फुल्के झटके वो सह जाए। उससे भी हम लोग एक तरीके से अब दूर हो गए हैं और इसलिए भी ये आपदा और बड़ी होकर सामने आ रही है। ये पंजी, मेरा आपसे सवाल है, हम एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं इसी बड़े सवाल पर और बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई कारण हैं, एक कारण नहीं, कई कारण हैं और हर कारण पर बात करनी जरूरी है। लौटते हैं ब्रेक के बाद। तो जोशीमठ की त्रासदी पर हम बात कर रहे हैं और ये बात भी कर रहे हैं कि ऐसी त्रासदी बाकी इलाकों में ना आए, उसके लिए क्या किया जाए। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा हैं और डॉक्टर नरेश पंत हैं। अपन जी, आपसे मैंने सवाल किया था कि क्या पहाड़ में जो पारंपरिक निर्माण शैली है उससे हम दूर हो रहे हैं, ईंट कंक्रीट के मकान बना रहे हैं, तो इस वजह से भी ये संकट और बड़ा और जल्दी होता दिख रहा है। सुशील जी, कुछ हद तक ये बात सही है, मगर मैं इसको एक दूसरे तरीके से, दूसरे संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जैसे डेवलपमेंट होता है या जैसे चीज़ें चेंज होती हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि किसी एक इलाके को फ्रीज करके रख दें, उसमें उस तरीके की चीज़ें ना हो। और दूसरा, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम देखें अगर, तो क्या जो डेवलप्ड जगह हैं, जैसे कि हमारे हिमालय, आप स्विट्जरलैंड के एल्प्स की बात कर लीजिए, क्या वहाँ पे लैंडस्लाइड्स नहीं होती, या क्या वहाँ पे इस तरह के मकान नहीं बनते? इस तरह के मकान वहाँ भी बनते हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, मगर हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हम उसके कारण से कई एग्जाम्पल्स हैं उनके। 2017 की एक बड़ी लैंडस्लाइड थी, उसको उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, कंक्रीट वॉल बना के विलेज, गांव को बचा लिया। मगर सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है कि हम अपनी सोच में इस बात को शामिल ही नहीं करते। नैनीताल का एग्जाम्पल लिया, नैनीताल में तो कम से कम एक जगह है या एक वो है जहां पर आप घर बनाते हैं तो वहां आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि कौन सा स्लोप स्टेबल है या नहीं, और वो जियोलॉजिकली मैप करके बेस्ड है। बट ये कितनी जगह पे है आप देखिए, यानी कि जो जरूरत है, और ये पहाड़ी इलाकों की बात ही नहीं है, ये जो नई कॉलोनी बनाई जाती है उसमें भी जियो साइंटिफिक इनपुट को इंक्लूड ही नहीं किया जाता कि कितना पानी वहां अवेलेबल होगा और कितना उसको हम यूज करेंगे। जी, ये आपने बहुत सही बात कही कि कई बार बड़ी परियोजनाएं, कई बड़ी नगर परियोजनाएं
जब बनाई जाती हैं तो उसमें विशेषज्ञों की जो राय है और उनके जो शोध हैं उन पर गंभीरता से अमल नहीं होता, उसे शामिल नहीं किया जाता। और हमने खुद देखा है कई पहाड़ी शहरों में, इलाकों में ड्रेनेज किस तरह से उसके ऊपर इमारतें बना दी गई हैं, सरकारी इमारतें बनी हुई हैं, 5-5 मंजिला इमारत, 7-7 मंजिला इमारत बनी हुई है। आप शुभ्रा इस ट्रेडिशनल जो निर्माण का तरीका है उस पर कुछ कहना चाहती हैं? जी, हालांकि मैं ये मानती हूँ कि जो हमारा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था वो बहुत मायनों में काफी जो हमारी नेचर वाली डिजास्टर्स हैं उसको झेलने में सक्षम था। जैसे जोड़ तोड़ की हम बात करते हैं, काठ कुन्नी का स्ट्रक्चर हम हिमाचल में बात करते हैं जो लकड़ी और पत्थर के मकान है, लेकिन उसमें आज के दौर में एक कंस्ट्रेंट, जैसे पंजी ने बहुत सही कहा, हम फ्रीज नहीं हो सकते टाइम पे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उसका ऑल्टरनेटिव जैसे प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं या लाइट वेट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उसको तो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच ही नहीं गई उस तरफ। जैसा मॉडल शायद चला आ रहा था, जैसा होता आ रहा था, वही हम उसी पे कंटिन्यू करते गए और इग्नोर कर दिए हमने बहुत सारी चीजें जो नेचुरल फैक्टर्स हैं या टेरेन बाउंड्री कंडीशंस जिसको हम बोलते हैं। अपनी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, कब तक सहेगी कोई जमीन कुछ भी। जी बिल्कुल। तो इस खास कार्यक्रम में हमने कई मुद्दों पर बात की। सती जी, आपके फाइनल कमेंट में लूंगा लेकिन ब्रेक के बाद। लेकिन यह तय है कि हमने जो सबक सीखे क्या उनको हम आगे इस्तेमाल करेंगे, क्या हम उसको आगे याद रख पाएंगे, क्योंकि जोशीमठ के साथ जो हुआ आप उसको पीछे नहीं धकेल सकते। अब बस कुछ मैनेज कर सकते हैं, कुछ मिटिगेट कर सकते हैं, कुछ हल्की सी राहत लोगों को दे सकते हैं, लेकिन क्या बाकी शहर भी इस तरह होते जा रहे हैं तो उनके लिए हम लोग समय पर रहते चेत जाएंगे? क्या समय पर हम कुछ उनके लिए जो उपाय हो सकते हैं वो करेंगे? ब्रेक के बाद इस पर एक फाइनल कमेंट सती जी से लेंगे, लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। और हम लोग में अब बात जोशीमठ त्रासदी से सबक का। 1 मिनट में सती जी, क्या सबक है जोशीमठ की त्रासदी से? जोशीमठ त्रासदी का ये सबक है कि जो साइंटिफिक नॉलेज जो है, शुभ्रा आप बताइए 1 मिनट में क्या सबक है? जी सती। सती जी बोलिए। जैसी भी रिपोर्ट थी, आपने कभी संज्ञान नहीं लिया। दूसरी बात यह है कि जियोलॉजिकल कंसिडरेशन हिल्स में कहीं भी किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में पर्याप्त गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। बहुत डिटेल स्टडीज के बाद बड़े प्रोजेक्ट्स वो करने चाहिए और पहाड़ के सारे टाउनशिप्स का एक पूरा उसके दृष्टि से देखा जाए, उसकी स्टेबिलिटी के दृष्टि से बहुत रिव्यू होना बहुत जरूरी है। बहुत बड़े लेवल पे रिव्यू चलाने पड़ेंगे। जी, और सबसे खास बात कि हिमालय बहुत ही छोटा पहाड़ है, नन्हा पहाड़ है। छोटा इस मायने में कि उसकी उम्र बहुत कम है, सुकुमार है। उसको अपने इन भारी हाथों से घाव मत दीजिए, उसे उतने ही प्यार से उसके साथ पेश आइए जितने प्यार से आप बच्चों के साथ आते हैं, क्योंकि हिमालय आपके साथ हमेशा रहेगा अगर आप हिमालय के साथ रहना चाहेंगे। वक्त एक ब्रेक का, हम लोग में इतना ही। नमस्कार।